हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे आपका मृदा एवं जल प्रबंधन, जो कि आपका ये यूपी SSSC में जो आपका यूपी SSSC का है, इसमें जो AGTA की आपकी वैकेंसी है उसमें आपका ये सिलेबस में है मृदा एवं जल प्रबंधन, मतलब सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो ये जो आपका है 15 नंबर का पूछा जाएगा। 15 नंबर का ये आपका आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे इसके, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और जिसमें कि हमने आपको जो है जो फील्ड क्रॉप है वो हमने आपको करा दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी और एंटोमोलॉजी जो हमने वो चैनल पर करा दिए हैं, उसके 200 क्वेश्चन करा दिए हैं इन तीनों सब्जेक्ट के। और हमने जो फील्ड क्रॉप के हैं वो 500 प्लस क्वेश्चन करा दिए, मतलब 550 क्वेश्चन जो हमने फील्ड क्रॉप के करा दिए हैं। तो आप वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, वो करेंगे मृदा विज्ञान, मृदा एवं जल प्रबंधन, जो कि आपके 15 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे इसी चैप्टर से आएंगे। और आपके क्वेश्चन यहाँ से देखे जा सकते हैं वो, और ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये आए हुए पेपर क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए करते हैं वीडियो शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो फिर देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 से शुरू। तो जो पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका, तो ये है आपका मृदा मंडल के प्रमुख संगठक में शामिल होते हैं। तो कौन कौन से जो मृदा मंडल के जो प्रमुख घटक हैं, मतलब संगठक जो हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो हो जाते हैं आपके वानस्पतिक समूह, जंतु समूह और जैविक या कार्बनिक पदार्थ। दूसरा हो जाता है अजैविक या अकार्बनिक पदार्थ खनिज, या तीसरा हो जाता है मृदा घोल। तो उपरोक्त इसका सभी आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं इनका कुछ ऑप्शन। तो उस ऑप्शन में है मृदा मंडल के 4 प्रमुख जो है संगठक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमने बता दिया वानस्पतिक समूह, जंतु समूह या जैविक या कार्बनिक पदार्थ। दूसरा हो जाता है जैविक या अकार्बनिक पदार्थ। तीसरा हो जाता है मृदा घोल और चौथा हो जाता है मृदा वायुमंडल। अब मृदा की संरचना तथा संगठन का अध्ययन समान रूप से उसके लंबवत संततों के माध्यम से किया जाता है। किसके? जो मृदा होती है उसकी संरचना और संगठन का अध्ययन के समान जो है लंबवत संततों में माध्यम में किया जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है आपका डी। बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा है कि आकार की दृष्टि से पेड़ों के प्रकार हैं। जो आपकी पेड़ों है, मतलब मिट्टी जो है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो प्लेटी पेड़ हो जाता है, एक प्रिज्मेटिक पेड़ हो जाता है, एक हो जाता है ब्लॉकी पेड़। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसमें कुछ इसके ऑप्शन की। तो मिट्टी के कणों के प्राकृतिक एकीकरण समूह या पिंड को पेड़ कहते हैं। मतलब किसके लिए? जो मृदा का समूह है उसके लिए पिंड के लिए ही पेड़ बोला जाता है। तो मिट्टी की जुताई के कारण उनके टूटने से प्राप्त कणों के समूहों या पिंडों को क्लाउड या ढेला कहते हैं। अब जो उसके टूट जो जाते हैं, जो मिट्टी में ढेले जो बन जाते हैं, तो उनके लिए क्लाउड बोला जाता है। अब आकार के दृष्टि से पेड़ों से जो ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एक प्लेटी पेड़, और दूसरा होता है प्रिज्मेटिक पेड़, दूसरा होता है ब्लॉकी और कोडिल प्लेट, और जो चौथा है आपका वो हो जाता है गोलीय या दानेदार, जो कि छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। तो यह आपका ऑप्शन इसका भी हो जाता है दूसरे का। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत शामिल कारक है। जो मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत शामिल कारक है वो कौन सा कारक है? तो वो आपका जलवायु कारक हो जाता है, धरातलीय कारक हो जाता है और जैविक कारक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर
डी जो है सही हो जाता है। अब देख लेते हैं इसके मतलब कितने कारक हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया वाले। तो ये हो जाते हैं किसी भी क्षेत्र में मिट्टियों के निर्माण की प्रक्रिया मुख्यतः 5 कारक होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, ये नियंत्रित को प्रभावित करते हैं जो 5 कारक हैं। तो कौन कौन से कारक हैं वो देख लेते हैं। पहला हो जाता है आपका जलवायु, दूसरा हो जाता है जैविक कारक, तीसरा हो जाता है उच्च बाच या धरातलीय कारक, और चौथा जो हो जाता है वो हो जाता आपका आधार सेल, और जो भू पदार्थ जो हो जाता है भू पदार्थ हो जाता है। पांचवा हो जाता है आपका समय। तो ये आपके 5 कारक हो जाते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया के। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से बताना है कि मृदा के संबंध में जो है, ये मृदा के संबंध में दिए हुए हैं और इनमें से बताना कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला देख लेते हैं, ये हो जाता है मृदा मंडल में पौधों का पोषक तत्व प्राप्त होता है, सही है। बात करें दूसरा, मृदा मंडल जीव मंडल में ऊर्जा तथा पोषक तत्वों के स्थानांतरित मार्ग के लिए जो बिचौलियों का कार्य करता है, हाँ सही है, ये भी ये कार्य करता है। बात करें आगे, मृदा आर्द्रता आदर्श पर्यावरणीय दशाएं एवं निवास प्रदान करती है, तो ये भी सही है। अब बात करें डी की, मिट्टियों में विभिन्न प्रकार के अजैविक यौगिकों का जनन होता है, नहीं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब इसके कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। तो सेलों के विघटन तथा विलय जिसे अपक्षय से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भू पदार्थों को मृदा कहते हैं। किसके लिए बोला जाता, जो कि सेलों में विघटन और वियोजन के उत्पन्न जिनसे ढीले और असंगठित भू पदार्थ होते हैं उनके लिए मृदा कहा जाता है। मृदा मंडल में पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होता है और मृदा मंडल जीव मंडल में ऊर्जा तथा पोषक तत्वों के स्थानांतरित मार्ग के लिए बिचौलियों का कार्य करता है। तो मिट्टियों में जो विभिन्न प्रकार की जैविक यौगिकों का जनन होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसी में गलत हो जाता है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो 5वां प्रश्न हो जाता है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके प्रमुख घटक दे रखे हैं मृदा के और दूसरी तरफ संगठन प्रतिशत है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा आपका सही नहीं है। तो जैविक पदार्थ की बात करें तो जैविक पदार्थ में आपका 5 से 10% संगठन हो जाता है। अब बात करें आगे खनिज पदार्थ में, तो 38 से 47% जो आपका मृदा का संगठन हो जाता है। बात करें तीसरे की, तो मृदा घोल कितना 10 से 12%। तो मृदा घोल जो होता है आपका वो होता है 15 से 35% होता है। तो ऑप्शन इसलिए सी गलत है। और मृदा वायुमंडल कितना होता है 15 से 35%। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। बात करें छठे प्रश्न की। तो छठा हो जाता है कि अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा 1938 में मिट्टी को प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया, निम्न में से कौन श्रेणी नहीं है। तो इनमें से बताना है कि जो अमेरिका कृषि विभाग में 1938 में मिट्टियों को प्रमुख श्रेणी में विभक्त किया गया था, तो उनमें से बताना है कौन सी श्रेणी नहीं है। तो इसमें जो श्रेणी हो जाती है वो धरातलीय मिट्टी जो है आपकी ये नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा 1938 में मिट्टियों की 3 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया था। ये मंडलीय या प्रादेशिक मिट्टी, अंतः मंडलीय या अंतः प्रादेशिक मिट्टियों का अवमंडलीय या अप्रादेशिक मिट्टियां हैं। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाता। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन कारक कौन सा है। तो पृथ्वी की सतह पर जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा अपरदन है, किसके द्वारा सबसे ज़्यादा अपरदन होता है, मतलब मिट्टी का कटाव होता है। तो वो आपका प्रवाहित जल के द्वारा जो है, जैसे बाढ़ आ जाती है उसके द्वारा मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। बात करें 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन अनुपजाऊ भूमि का मुख्य कारण है। तो इसमें से बताना है कि जो अनुपजाऊ जो मृदा है
उसका जो अनुपजाऊ का कारण है वो कौन सा है? तो अल्प वर्षा है, या मृदा अपरदन है, या अत्यधिक वनावरण है, या खुले में शौच का है? तो ये हो जाता है आपका मृदा अपरदन के द्वारा सबसे अधिक अनुपजाऊ भूमि हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब इसका कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये है, दिए गए विकल्प के आधार पर अनुपजाऊ भूमि का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन। और मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदाओं के कणों को अलग बहाकर ले जाती है। जैसे प्राकृतिक भौगोलिक द्वारा भौतिक द्वारा जैसे बल पड़ता है, उसी द्वारा भूमि को, जो भूमि होती है उसे जो है अपने साथ में एकत्रित कर जल जो है ले जाता है, जिसके कारण मृदा अपरदन हो जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन हो जाता है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो वो आपका वन रोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता। तो इसके कुछ बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है, क्योंकि पौधों और पेड़ों की जड़ें मृदाओं को एक साथ बांध कर रखती हैं और पेड़ों द्वारा बहते जल की गति को धीमी कर दिया जाता है, जिससे मृदा क्षरण कम होता है। तो जो वन रोपण जो है, वन के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि अगर वन का रोपण करेंगे हम तो उससे जो है जो पानी का भाव होगा, उससे मृदा की जो पेड़ों की जड़ है उससे पानी टकराएगा, तो उनसे मृदा जो है कम कटेगी, जिसके कारण मृदा क्षरण कम होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बात नंबर 10, किस प्रकार के अपरदन से यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है? तो वो होता है आपका हिम अपरदन के द्वारा जो है आपका यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। तो यू जो आपकी हिम अपरदन है उसके द्वारा यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है, और यह भारत के हिमालय क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं। तो ये किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं? तो हिमालय क्षेत्र में जो हिम अपरदन है वो अधिक पाई जाती हैं यू आकार की। बात करें ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता। तो बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो 11वां प्रश्न हो जाता है आपका, वायु अपरदन भारत के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है? तो वायु अपरदन किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो वो आपका पश्चिमी भारत में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में पश्चिमी जो भाग है उसमें अपरदन सर्वाधिक प्रभावित होता है। बात करें प्रश्न नंबर 12, भारत में कौन सा अपरदन सबसे व्यापक और गंभीर प्रकार का है? तो भारत में जो सबसे गंभीर और सबसे भयंकर जो अपरदन है वो कौन सा हो जाता है? तो वो आपका जल अपरदन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भारत में जल अपरदन सबसे व्यापक और गंभीर प्रकार का जो है अपरदन परिणाम स्वरूप नालियों और खड्डों आदियों का निर्माण होता है। किसके द्वारा? जल अपरदन के द्वारा। बात करें प्रश्न नंबर 13 की। तो 13 प्रश्न हो जाता है कि निम्न में से कौन सा मृदा सर्वेक्षण का प्रकार है? तो मृदा सर्वेक्षण का जो प्रकार है वो कौन सा हो जाता है आपका? तो वो हो जाता टोही सर्वेक्षण, विस्तार सर्वेक्षण और विस्तार या टोही सर्वेक्षण। तो उपरोक्त सभी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो मृदा में जो है 4 प्रकार का ये वर्गीकरण देखा गया है मृदा सर्वेक्षण में। तो कौन कौन सा हो जाता है? एक टेही सर्वेक्षण हो जाता है, एक विस्तृत सर्वेक्षण हो जाता है, एक विस्तृत टोही सर्वेक्षण हो जाता है, एक अधि विस्तृत सर्वेक्षण हो जाता है। तो उपरोक्त सभी विकल्प सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। हम बात करें प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 है कि योजना क्षेत्र में संसाधनों से संबंधित जानकारी तैयार करने के लिए किस प्रकार के सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता है? मतलब अगर हमें योजना क्षेत्र में संसाधन से संबंधित कोई जानकारी तैयार करनी है तो उसमें जो हम किस प्रकार का जो सर्वेक्षण करेंगे हम सर्वेक्षण, तो उसका जो है किसका सहारा लेंगे? तो उसमें हम जो लेंगे
टोही सर्वेक्षण का सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। योजना क्षेत्र में संसाधनों से संबंधित जानकारी तैयार करने के लिए जो टोही सर्वेक्षण है उसका सहारा लिया जाता है। यह तीव्र प्रकार का सर्वेक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो 15 है मिट्टी पर डाटाबेस तैयार करने के लिए किस मृदा सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता है। अगर हमें मिट्टी पर डाटाबेस तैयार करना है उसके लिए किस मृदा सर्वेक्षण का सहारा लेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे विस्तृत सर्वेक्षण का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तो मिट्टी पर डाटाबेस तैयार करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण का सहारा लेंगे, जिसमें मिट्टी को विशेषताओं पर बहुत विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है सी हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो 16 है भारतीय मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था। तो किस में किया गया था, वो किया गया था आपका 1956 में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो भारतीय मृदा सर्वेक्षण 1956 में मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसका उत्पत्ति, रंग और रचना और स्थान के आधार पर इसे 8 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करें आगे 17% की, तो 17 हो जाता है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के बारे में कौन सा इनमें से सत्य नहीं है। तो कौन सा मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मृदा स्वास्थ्य कौन सा है, तो इनमें से असत्य बताना है। तो वो हो जाता है सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। और जो मृदा सर्वेक्षण कार्ड स्कीम है तो वो कौन कौन सी है, तो कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, और यह योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू की गई थी। इस योजना की थीम क्या ही, स्वास्थ्य धरा और खेत हरा, इसका जो है थीम थी। अब आपसे एग्जाम में पूछी जा सकता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से, राजस्थान सूरतगढ़ से। और इसकी थीम क्या है, स्वास्थ्य धरा और खेत हरा। तो ये आपका यहाँ पर टोटल ये हो जाता है आपका। इसमें भी आप देख लेंगे 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से, राजस्थान सूरतगढ़ से। तो ये हो जाता है आपका 17 क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। तो 18 है मृदा सर्वेक्षण के तरीके के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मृदा सर्वेक्षण के तरीके के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, तो पृष्ठभूमि अध्ययन, मिट्टी का नमूना और गहराई से मिट्टी प्रोफाइल विश्लेषण और प्रयोगशाला में विश्लेषण। तो उपरोक्त इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो मृदा सर्वेक्षण के तरीके के अंतर्गत सर्वेक्षण को जाने वाली साइट के बारे में सारे आवश्यक इनपुट एवं साथ इकट्ठा किया जाता है। अर्थात पृष्ठभूमि अध्ययन, मिट्टी का नमूना और गहराई से मिट्टी प्रोफाइल का प्रयोगशाला विश्लेषण किया जाता है, और इस प्रकार सभी विकल्प जो है सही हो जाते हैं। बात करते हैं 19% की। तो 19वां प्रश्न हो जाता है आपका मृदा संरक्षण तरीके के अंतर्गत शामिल है, मृदा संरक्षण तकनीकी के अंतर्गत शामिल है। तो क्या है, तो वो हो जाती है आपकी वृक्षारोपण, जुताई का तरीका, स्ट्रिप खेती। उपरोक्त इसमें सही हो जाता है। तो मृदा संरक्षण तकनीकी के लिए वृक्षारोपण, खेत की जुताई का तरीका और स्प्लिट खेती या सीढ़ीदार खेती ये आदि शामिल हो जाती हैं आपकी मृदा संरक्षण तकनीकी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 19 का आपका डी सही है। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। तो 20वां है कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन को बढ़ा देती है। तो कौन सी कृषि पद्धति है जो आपकी मृदा अपरदन को बढ़ा देती है, तो वो हो जाती है आपकी खुदाई अथवा जुताई करना, सतत कृषि और एकल कृषि जो है आपकी जो कृषि पद्धति से जो मृदा अपरदन होता है उसके लिए बढ़ा देती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। मृदा अपरदन को बढ़ाने देने में मुख्य भूमिका निभाने वाले कृषि पद्धति जैसे भूमि की
खुदाई द्वारा और जुताई, सतत कृषि द्वारा, पर्वतीय ढलानों पर खेती करना, अतिचारण एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के द्वारा जो है मृदा अपरदन को बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। तो 21 है आपका कि जल अपरदन के अंतर्गत आता नहीं है। तो जल अपरदन के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो वो आपका पृष्ठ जो विसर्प है वो नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो पृष्ठ विस्पर्ण जल अपरदन के अंतर्गत नहीं आता, यह वायु अपरदन के अंतर्गत आता है। पृष्ठ जो विस्पर्ण में अत्यधिक वेग से चलने वाली पवन के द्वारा मृदा उड़ जाती है, और जल अपरदन के अंतर्गत वर्षा बूंद अपरदन, परत अपरदन, नलिका अपरदन और नदी तट अपरदन आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है 21 का। बात करें प्रश्न नंबर 22 की। 22 है मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है? तो आपको बतानी है इसमें से जो मृदा संरक्षण की जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है वो? पौधों के बीच की खाली जमीन पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थ की एक परत से ढकी होती है, उसे मल्चिंग कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। बात करते हैं 23% की। 23% है और अमोनियम सल्फेट में सल्फेट की मात्रा, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है आपका 2004 में। और इसमें बताना आपको अमोनियम सल्फेट में जो है सल्फेट की मात्रा कितनी होती है। तो सल्फेट की मात्रा जो होती है वो आपकी 24% जो है अमोनियम सल्फेट में सल्फेट की मात्रा होती है। अब देख लेते हैं कुछ और। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। तो इसमें 24% होती है, और अन्य तत्वों की कुछ देख लेते हैं यहाँ पर, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में सल्फर की मात्रा 15 से 10% होती है। सिंगल सुपर फास्फेट में 11.6% होती है। पोटेशियम सल्फेट में सल्फेट की मात्रा 14 से 18%। पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा 19.5%, और जिप्सम में 20.5%। और जिंक में बात करें, जिंक सल्फेट में सल्फेट की मात्रा कितनी होती है? 17.8%। यहाँ पर आप किसी का भी देख सकते हैं, और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है टेबल। आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब बात करें आगे प्रश्न नंबर 24 की। तो 24 हो जाता है आपका बेड रॉक के ऊपर जो असंपीड़ित श्यामगिरी को जाना जाता है, तो किसके नाम से जानता है उसे? जो रिगोलिथ के नाम से उसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी एग्जाम में पूछा हुआ है। और रिगोलिथ मृदा परिच्छेद में सबसे नीचे स्थित सेल, जिसे बेक रॉक्स के ऊपर जो असंपीड़ित भू पदार्थ जिसे रिगोलिथ कहते हैं, उसमें बेड रॉक के ऊपर ABC संततियों से मिलकर रिगोलिथ कहा जाता है। जो ABC आपकी संतति होती है मृदा परिच्छेद या मृदा प्रोफाइल में, उसे बोला जाता है रिगोलिथ। अब बात करें A और B जो है संततियों से मिलकर सोलम कहा जाता है। जो A और B जो होती है आपकी मृदा प्रोफाइल में, तो उससे मिलकर क्या बनता है? सोलम बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो 25 है आपका मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। तो मृदा निर्माण के सक्रिय कारक बताने, तो वो हो जाते हैं आपके जलवायु एवं जीव मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इसकी इम्पोर्टेंसी। तो यहाँ पर मृदा निर्माण के सक्रिय कारक जलवायु एवं जीव मंडल हैं, और जबकि मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। नंबर 1 सक्रिय कारक, ये ऊर्जा प्रायक हैं जो मृदा पदार्थ पर क्रियाएं करके मृदा निर्माण प्रक्रम के लिए प्रतिकारक पैदा करते हैं। इस वर्ग में जलवायु तथा जीव मंडल आते हैं। दूसरा जाता निष्कर्ष कारक, ये उन अवयव पदार्थों को व्यक्त करते हैं जो मृदा निर्माण करने वाले खनिजों को स्रोत होता है, और इस वर्ग में पैतृक पदार्थ, भूतल रूप तथा भूमि की आयु आदि में जो है ये आते हैं।
अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। तो 26 आपका क्वेश्चन है, पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बनिक नाइट्रोजन अनुपात होता है। तो वो कितना होता है इसका अनुपात? वो हो जाता है आपका अधिक। पृष्ठीय मृदा में मृदा की तुलना में जो अधो मृदा का कार्बनिक नाइट्रोजन होता है अनुपात, वो कितना होता है? उसका बढ़ जाता है। तो अनुपात कैसे निकालते हैं? तो अनुपात निकालते हैं मृदा में प्राप्त कार्बनिक की कुल मात्रा और मृदा में प्राप्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा, इसके द्वारा जो है यहाँ पर इसकी मात्रा को निकाल लेते हैं। अब बात करें मृदा की तुलना में अधो मृदाओं का CN अनुपात अधिक होता है। बात करें प्रश्न नंबर 27 की। तो 27 है कि फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण होता है। pH परिसर कितना होता है? तो उसका pH परिसर होता है 4.5 से 5.5 pH इसका होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अम्लीय मृदाओं में लोहा एल्युमिनियम के अम्लीय यौगिक और क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम इसकी प्रायिकताओं को प्रभावित करता है। फास्फोरस के स्थिरीकरण से pH 5 से कम पर अत्यधिक होता है और अकार्बनिक रसायन में फास्फोरिक अम्ल तथा क्षारों से जो लवण बनते हैं उन्हें जो है फास्फेट कहा जाता है। कितने पर? 5 से कम pH पर जो अत्यधिक होता है उसे कार्बनिक रसायन या फास्फोरिक अम्ल तथा क्षारों से जो लवण बनते हैं उसे फास्फेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। बात करते हैं 28 प्रश्न की। अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो कौन सी मृदा की जो अधिकतम धनायन जो विनिमय क्षमता होती है वो अधिक होती है? तो वो हो जाती है आपकी जो चेरनोजेम जो है आपकी मृदा, इसकी अधिक होती है। चेरनोजेम मृदा का काली मृदा का धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक होता है। इस मृदा को काली मृदा भी बोला जाता है, जो सुखाने पर फैल जाती है और विभिन्न फसलों के लिए यह मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। जो अलग अलग जो फसलें होती हैं उनके लिए यह मृदा सबसे अधिक उपयोग में ली जाती है। बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। तो 29 क्वेश्चन हो जाता है, टैक्सोनॉमी के अनुसार मृदा का ऑर्डर्स की संख्या कितनी होती है? तो इसके अनुसार कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका। तो टैक्सो जो नॉमी है उसके अनुसार मृदा के ऑर्डर कितने? 12। कौन कौन से उन्हें देख लेते हैं। अल्फीसोल्ट, एंटीसोल और एरिडोसोल्ट और एंटीसोल, जेलियोसोल्ट, हिस्टोसोल्ट और एनसीप्लेटियोसोल्ट और मोलिसोल्ट और ऑक्सीसोल्ट और स्पेडोलोसोल्ट और अल्टीसोल्ट और वर्टीसोल्ट। ये आपके 11 हो जाते हैं। यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 29 क्वेश्चन का सी हो जाता है। बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की। तो 30 क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय भूमि पर जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो हो जाता है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोधन एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है और जो अन्य संस्थान है उनका निम्न प्रकार है। तो इन दूसरों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरे हो जाते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ये कहाँ पर है? जिसे क्रीडा बोला जाता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में है। सेंट्रल रॉयल सेलिनिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर सोयल साइंस कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में। आपको इस 4 में से जो आपको 4 दिए गए हैं संस्थान, इन 4 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन यहाँ से। आप एक बार इसे ज़रूर दोबारा से और रिपीट मान लें। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में। सेंट्रल रॉयल
रॉयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाता है ज़रूर। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 31 की। तो 31 क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। और हम इस वीडियो में जो है आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे, और 50 ही ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम थोड़े कम समय में और थोड़ा कंटेंट अधिक देने की कोशिश करते हैं। तो आप अगली वीडियो में हम 50 से आगे क्वेश्चन लाएंगे, तो आप ज़रूर जुड़े रहें। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। तो प्रश्न नंबर 31 हो जाता है कि नील हरित शैवाल द्वारा नत्रजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है, तो वो कितना होता है, तो वो 15 से 30 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नील हरित शैवाल जिसे BGA बोला जाता है, तो इस प्रकार की साइनोबैक्टीरिया जो कि स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता रखती है, और ये मृदाओं में लगभग 15 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एजोला 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगर पूछा जाता है एजोला कितना करता है, तो 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर करता है। और अब पूछी जाए नीला हरित शैवाल कितना, 15 से 30 किलोग्राम तो नीला हरित शैवाल करते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। तो 32 है आपका 1 किलोग्राम नत्रजन निम्नलिखित में से मात्रा में यूरिया के समतुल्य में होता है। मतलब अगर 1 किलो नत्रजन की मात्रा में निकालनी है यूरिया में, वो कितनी हो जाएगी समतुल्य, तो वो उसमें हो जाएगी आपकी 2.22 किलोग्राम। तो निकालने किस प्रकार, मतलब यूरिया में कितनी होती है, 46% नाइट्रोजन होती है। अब 46% नाइट्रोजन उपस्थिति कितनी होती है, 100 किलोग्राम यूरिया में होती है। 1 किलो नाइट्रोजन की उपस्थिति में 100/46 निकाल दो, तो यहाँ से आपका आंसर निकल आ जाएगा, क्योंकि 100 होता है टोटल और 46% होती है। अब इसका डिवाइड कर लो, निकल के आ जाएगी टोटल। बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। 33 क्वेश्चन है अकार्बनिक नत्रजन के कार्बनिक नत्रजन में रूपांतरित को कहा जाता है। जो अकार्बनिक नत्रजन होते हैं उन्हें कार्बनिक नत्रजन के रूप में क्या कहा जाता है, तो उन्हें बोला जाता है खनिजीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, और एग्जाम में आया हुआ है। तो अकार्बनिक नत्रजन के कार्बनिक नत्रजन के रूपांतरित को खनिजीकरण कहा जाता है। मृदा विज्ञान में खनिजीकरण शब्द नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और अन्य अकार्बनिक यौगिकों को जारी करने के लिए सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थ के अपघटन का प्रतिक्षण को संदर्भित करता है। तो ये हो जाता है आपका एक क्वेश्चन इसका सही। बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। तो 34 हो जाता है किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता, तो कौन सा पदार्थ है जो सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता, तो वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सुपर फास्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता, और अमोनिया सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड के साथ सुपर फास्फेट को मिलाया जा सकता है, जबकि यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में प्रयोग करने से थोड़ा पहले मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। तो 35 जो हो जाता है आपका 35 किस फसल में मोलिब्डेनम की आवश्यकता अधिक होती है, तो किस में जो है मोलिब्डेनम की अधिक मात्रा किस में होती है, तो वो हो जाती है आपकी मटर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देख लेते हैं। मोलिब्डेनम दलहनी फसल की जड़ों में नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के लिए आवश्यक होता है, और ये नाइट्रोजन रिक्टलेस एंजाइम में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। इनकी कमी से दलहनी पौधों की जड़ों में बनने वाली ग्रंथियां कमज़ोर रह जाती हैं, और इसकी कमी से फूलगोभी में वीफटेल रोग उत्पन्न होता है। तो इसकी कमी से जो मतलब मोलिब्डेनम की कमी से फूलगोभी में वीफटेल रोग उत्पन्न होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। तो 36 है कि नीम की खली का प्रयोग करते हैं, तो नीम की खली का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
तो नील की खली का प्रयोग करने के लिए नाइट्रोजनीकरण की क्रियाओं में जो है अवरोधक उत्पन्न हो जाती है। नाइट्रोजन की हानि काफ़ी हद तक कम हो जाती है और भारत में नीम और करगंज खलियों से यूरिया को उपचारित करने के लिए बाद में प्रयोग करने में इसका उर्वरक की क्षमताओं का उल्लेखनीय वृद्धि है। मतलब जो नीम की खली होती है उसका उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 37। तो 37 हो जाता है कि निम्नांकित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वो किस में होती है? वो वर्टिसोल में सबसे अधिक जो धनायन विनिमय क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। वर्टिसोल मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है क्योंकि वर्टिसोल गण के अंतर्गत कपास की काली मिट्टी आती है जिसमें धनायन विनिमय क्षमता जलोढ़ तथा लेटेराइट मृदा की जो अपेक्षा अधिक हो जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। तो 38 है कि एक मिनट, प्रश्न नंबर 38 की बात करें तो 38 हो जाता है कि कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरियाओं की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो वो हो जाता आपका कौन सा हो जाता? सेसेविया रोटेस्टा जिसे हम ढैंचा बोलते हैं। तो इसकी जो जड़ों में होती है, जड़ों में नहीं, इसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो दक्षिण भारतीय राज्य में जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा आदि में ढैंचा की एक विशाल प्रजाति जिसे ज्वाइंट ढैंचा पाई जाती है और जिसे सेस्वेनिया रोजेस्टेटा कहते हैं और जिसके तने पर 1 मिमी की ऊंचाई तक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वायुमंडल नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। 39 है कि मृदा का नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है? तो मृदा में जो नाइट्रीकरण की क्रिया है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है? तो वो आपकी होती है नाइट्रोसोमोनास के बैक्टीरिया के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरित नाइट्रिफिकेशन कहलाता है और नाइट्रेट आयन का पौधों द्वारा सीधा उपयोग होता है। यह क्रिया ऑक्सीजन हवा की उपस्थिति में स्वयंपोषी नाइट्रोसोमोनास जीवाणु उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बात करें प्रश्न नंबर 40 की। 40 है भूमि में जीवाश्म पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है? जो भूमि में जीवाश्म पदार्थ होते हैं और जो तत्व उपलब्धता सूचकांक होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो वो आपके सुलभ नाइट्रोजन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। तो भूमि में जीवाश्म पदार्थ सुलभ नाइट्रोजन की उपलब्धता का सूचकांक है। जीवांश कार्बन का सीधा संबंध नाइट्रोजन तत्व से रहता है। जिस मृदा में जीवाश्म कार्बन अच्छी मात्रा में पाया जाता है उनमें फसलों का नाइट्रोजन देने की आवश्यकता कम पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। दोमट मृदा में क्षेत्र क्षमता का ग्लायनिक बिंदु के बीच संग्रहित पानी की मात्रा होती है। तो दोमट मृदा क्षेत्र में जो क्षमता है वो ग्लानिता बिंदु के बीच संग्रहित पानी की मात्रा कितनी होती है? तो वो 10% होती है। दोमट मृदा क्षेत्र में ग्लानिक बिंदु की कितनी होती है? 10% मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। तो 42 है कि भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एवं लैंड यूज प्लानिंग द्वारा निर्धारित एग्रोइकोलॉजिकल जो है क्षेत्र वो कितने हैं? तो वो हो जाते हैं आपके 20। तो भू आकृति के प्रकार और मृदा की दशाओं में एक समान वाले कृषि जलवायु क्षेत्र का वह भाग जो वहाँ के जलवायु एवं वृद्धि काल की लंबाई पर स्पष्ट प्रभाव डालता है और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में जो 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में इसे बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाता है। कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 20 में बांटा गया है इसे। बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। तो 43 क्वेश्चन में हो जाता है आपका
सेल फास्फेट का सुरक्षित प्रयोग किया जाता है। जो सेल फास्फेट होता है उसका सुरक्षित प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदाओं में। और ये क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो रॉक फास्फेट का उपयोग अधिक अम्लीय या अधिक कार्बनिक पदार्थों से युक्त मिट्टियों में करते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम अधिक होने के कारण मृदाओं में पीएच मान बढ़ने में सहायक होता है। मतलब अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी तो पीएच मान में जो है वृद्धि हो जाएगी। बात करते हैं 44 क्वेश्चन की। ये हो जाता है अमोनियम सल्फेट में लगभग पाया जाता है, तो कितने प्रतिशत अमोनियम सल्फेट में जो है नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो वो आपका 21% अमोनियम सल्फेट में पाया जाता है नाइट्रोजन की मात्रा। अमोनियम सल्फेट में लगभग 21% नाइट्रोजन और 24% सल्फर पाया जाता है। उर्वरक का प्रयोग बीज के साथ मिलाकर नहीं करना चाहिए। अगर हमें उर्वरक डालना है यह तो बुवाई के बाद में डालना चाहिए, बुवाई से पहले, लेकिन बीज के साथ नहीं डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाता है। बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। 45 है कि माइक्रोराइजा से तात्पर्य है। तो माइक्रोराइजा से जो तात्पर्य है वो क्या हो जाता, तो कवक जड़ जो समागम से जो है इसका संबंध हो जाता है तात्पर्य। तो अब इसके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो जड़ और कवकों के बीच संबंध को माइक्रोराइजा कहा जाता है और जड़ कवक की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। माइक्रोराइजा उन क्षेत्रों में आवश्यक है जहां मिट्टी में पानी और कुछ पोषक तत्व की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। जहां पानी और पोषक तत्व की कमी होती है वहां पर माइक्रोराइजा का जो है तात्पर्य हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। तो 46 हो जाता है आपका कि अधिक टिकाऊ पुंजों वाली मृदाओं को में जो अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है, जो अधिक टिकाऊ पुंजों वाली मृदाएं होती हैं उनमें किसकी अधिकता होती है, तो उनमें हो जाती है माल्ट मोरिलोनाइट की। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो माल्ट मोरिलोनाइट की जो है अधिकता मात्रा हो जाती है इनमें। बात करते हैं 47% की। तो ये है अधिकतर मृदाओं में धनायन विनिमय की क्षमता कितनी होती है, तो कितनी होती है, पीएच के साथ बढ़ जाती है। मतलब इसमें अधिकतर मृदाओं की जो धनायन की विनिमय क्षमता होती है अधिकतर जो है बढ़ी जाती है पीएच की मात्रा। अधिकतर मृदाओं में धनायन विनिमय क्षमता पीएच के साथ बढ़ती है। मृदा धनायन विनिमय क्षमता का उपयोग अक्सर मिट्टी की उर्वरता और बफर क्षमता के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए। बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। तो 48 क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस विधि से उर्वरक देने से फास्फेट या उर्वरक की उपयोग जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो वो किसकी, तो कूड़ों में जो नीचे डाला जाता है, जो कूड़ होते हैं कूड़ों में अगर नीचे डालते हैं तो उसमें जो है फास्फेट उर्वरक की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। किस प्रकार, तो फास्फेटिक उर्वरकों को कूड़ों में नीचे डालने पर उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। फास्फोरस व पोटास उर्वरकों को कूड़ों के नीचे देने से इसका स्थिरीकरण अपेक्षा जो है कम हो जाता है, इसलिए इसकी जो मात्रा होती है वो इसकी क्षमता बढ़ जाती है। बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। तो 49 हो जाता है सर्वाधिक रंध्र युक्त मृदा संरचना है। तो सर्वाधिक जो रंध्र युक्त मृदा संरचना है वो कौन सी है, तो वो हो जाती है आपकी मृदुकण हो जाती है। और सर्वाधिक रंध्र युक्त मृदा संरचना मृदुयुक्त है और कणिकाकार। यह मृदा जो है जब कण विशेषतः रंध्रयुक्त होते हैं तो सैंडी सोयल की अपेक्षा जो क्ले सोयल होती है वो क्रोमोन का निर्माण ज़्यादा होता है और यह मृदा संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त हो जाती है। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की, जो कि हमारे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है, ह्यूमन्स एक वह भाग है जो कि किसी अम्ल
या क्षार में विलय न होकर उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ह्यूमिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो ह्यूमिंग का वह भाग जो किसी अम्लीय क्षारीय क्षार में विलय न हो ह्यूमन कल कहलाता है। तो ये हो जाता है आपका ह्यूमन एसिड जो क्षार एल्कीन में घुलनशील हो, और फ्यूलविस एसिड जो कि अम्ल क्षार दोनों में घुलनशील हो। तो यहाँ पर जो है आपके ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क में। तो इसका आंसर आपको बताना है निम्न में से कौन सा विचार है। तो इनमें से बताना आपको कौन कौन से हैं। कार्बनिक मोनोऑक्साइड, मीथेन और जी ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त कौन सी नियमयुक्त होती है। तो आपको इसमें से ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर हमने जो आपको 50 क्वेश्चन करा दिए मृदा और मृदा प्रबंधन के। तो यहाँ पर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आप एक बार इन्हें देख लेंगे और इससे आने वाले वीडियो में जो है हम 51 क्वेश्चन से आगे के शुरू करेंगे। और इस वीडियो से अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो कर दें, और जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरह से अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो जय जवान जय किसान।